श्री देव नारायण भगवान की जय। गोठा में बौड़ी घोड़ी को वापिस छुड़ा के बाला देव जी लेकर के आ गए। इस बात का पता राणा को पड़ गया। राणा ने सोच लिया कि बगड़ावतों के छोरे तो सवाई भोज की तरह बगड़ावतों की तरह ही जगह जगह युद्ध करने लगे और अपने लूटे हुए माल को वापस लाने लगे और राजाओं को जीतने लगे। इस तरीके से तो मेरी राण के जो क्षेत्र है उसको ये कम कर देंगे और मेरी राजधानी खत्म हो जाएगी। तो राण का राजा क्या सोचता है कि बौना जी को भी ये किसी दिन ले ही जाएंगे और मैं ऐसा करता हूँ कि इससे पहले ये बौना जी को ले जाएं। कुछ चीजें बगड़ाओ तो कि मैं भी बौना जी से मंगवा लेता हूँ, या तो बौना जी कहीं युद्ध में मारा जाएगा और या फिर कुछ राजाओं पे मेरा अधिकार और बढ़ जाएगा। इस बात को सोच करके राण के राजा खांडे राव जी को बुलाते हैं। खांडे राव जी का मतलब बौना जी को बुलाते हैं और बौना जी से कहते हैं कि भाई बौना, अपने गोठा में युद्ध किया था तो एक बोर घोड़ी नाम की घोड़ी को भीलवाड़ा के भील लूट के ले गए थे और वो घोड़ी बहुत अच्छी है, उसको तू छुड़ा के लेकर के आ और अपनी सेना ले जा और 6 महीने का खर्चा ले जा, चाहे 6 महीने लग जाएं, लेकिन उस घोड़ी को छुड़ा करके लेके आएगा। खांडे राव जी बौना जी वहां से सेना लेकर के राण के वहां से रवाना होकर के भीलों से युद्ध करने के लिए रवाना हो जाते हैं और भीलवाड़ा से पहले अपनी सेना का डेरा लगा देते हैं और सेना की डेरा लगाने के बाद में ये पता लगाते हैं कि भीलवाड़ा में वो घोड़ी कौन सी रियासत में है और किसके पास है। इसका पता लगाने में काफी दिन खर्च हो जाते हैं, आखिर घोड़ी का पता नहीं लगता है। और एक दिन एक चरवादार को मतलब घुड़सवार को पकड़ करके पिटाई करते हैं तो भीलवाड़ा के भीलों की सेना चढ़ करके आ जाती है। उधर युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है भीलों से और भोना जी का। इधर राण के राजा ने पंडितों को जिमाने का एक प्रोग्राम बनाया और 900 पंडितों को जिमाने के लिए महल में व्यवस्था करवा दी। महल के बाग में पंडितों का खाना बन रहा था। महल के बाग में राणा के बाग में ही पंडितों को जिमाना था। जिस दिन पंडितों का जीमना था, राणा बाग में आया हुआ था। राणा की सेना बोना जी लेकर के भीलवाड़ा गए हुए थे, थोड़ी बहुत सेना थी और राणा का घर में ही जीमने का प्रोग्राम था, इसलिए राणा अकेला ही था 2-4 सिपाहियों के साथ बाग में पंडितों की सेवा शुश्रूषा पूजा कर रहा था। और एक बादशाह जो राणा से नाराज था वो राणा पर चढ़ाई कर देता है और बाग में से राणा को उठा करके ढोल में बंद करके ले जाते हैं। साथ में ही एक ब्राह्मणों की कन्या थी सौंप दे, उसको भी ले जाते हैं। राजा को मुसलमान उठा करके वहां से ले जाते हैं। तो राणा को ले जाने के बाद में वहाँ राण में कोई राजा नहीं बचता है। राणा का भाई था नीमदे, वो भी अपनी जान बचा करके भाग जाता है। तो राणा की एक बेटी थी तारा दे और भोणा और तारा दे बहन भाई का इनका प्रेम था। तो तारा दे एक सैनिक को भेजती है भीलवाड़ा भोणा के पास और उस अपने भाई को पत्र लिखती है तारा दे कि भाई तेरे पीछे से मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया और राणा को और सौंप दे जो ब्राह्मणों की पुत्र थी उसको उठा के ले गए। और यहाँ राण में इस समय कोई राजा नहीं है, ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरा ही कब्जा कर ले। तो आप जो है भीलवाड़ा का युद्ध को बंद करके और तुरंत राण में आओ और राणा को छुड़ा करके लेके आओ। इस तरीके से भोणा जी के पास में तारा दे समाचार पहुंचा देती है और राणा को मुसलमान बादशाह उठा के ले जाता है। उधर भीलवाड़ा के भील भोणा जी से युद्ध करने के लिए चढ़ाई कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति फंस जाती है भोणा जी के सामने। भोणा जी के और भीलवाड़ा के भीलों के युद्ध हो जाता है और युद्ध बहुत घमासान होता है। दोनों सेनाएं डट के मुकाबला करती हैं। हर रोज 7 कोस भोणा जी भीलों की सेना को पीछे खिसका देते हैं। 3 दिन में 21 कोस भीलों को भीलवाड़ा से पीछे खिसका देते हैं। उसके साथ भीलों का साथ देने के लिए और सेना आ जाती है। इधर बाला देव जी को भोणा जी याद करते हैं। भोणा देव जी को याद करते ही
बाला देव जी बोना जी की मदद के लिए काला गोरा भैरू जी की सेना भेजते हैं। काला गोरा भैरू जी की सेना भेजते ही बोना जी की सेना ने भीलों की सेना पे भारी अत्याचार कर दिया और भीलों की सेना मरने लग गई। उधर राणा का सेनापति था दिया जोध का और उसका एक था कालू मीर। ये दोनों बोना जी के साथ युद्ध में गए थे। ये दोनों बातचीत करते हैं कि अगर ये भीलों से युद्ध बोना जी जीत गया तो राणा जी तो बूढ़ा हो गया, अब राणा जी का यही गद्दी का मालिक है और बोना जी को ही राणा जी गद्दी पे बैठाएंगे और हमको क्या मिलेगा। लेकिन हम अगर युद्ध भी नहीं करते हैं तो ये काला गोरा भैरू की सेना बोना जी की मदद के लिए आ गई और ये तो युद्ध जीतेगा। इसलिए अपन ऐसा करते हैं कि बोना जी के साथ जोरदार भीलों से युद्ध करते हैं और बोना जी से बख्शिश में अपन एक दो रियासत ले लेंगे और अपना काम चला लेंगे, क्योंकि अपन को राणा की गद्दी तो मिलने वाली है नहीं। ये विचार करके कालू मीर और दिया जोध का जो राणा का सेनापति था, ये दो दिया जोध के थे, अलग अलग थे। एक सावर का दिया जोध का था, एक राणा का सेनापति था। ये दोनों बोना जी के साथ मदद करते हैं और अच्छी तरीके से युद्ध करते हैं भीलों के साथ। और शाम होते होते भीलों ने हाथ जोड़ दिए और बोना जी के पैरों में आके गिर के दया याचिका और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लग गए और घोड़ी को ला करके बोना जी को हाजिर कर दी। बोना जी ने भीलों की भीलवाड़ को अपने राण के राजा के अंदर मिला लिया और उनसे टैक्स वसूलने की बात कह करके और भीलों को छोड़ करके वापिस से राण की तरफ आने की तैयारी करते हैं। भीलवाड़ा के भीलों को अपने अधीन करके और उनसे जो भी राणा का हिसाब था उस तरीके से टैक्स की वसूली करने का वादा करके बोर घोड़ी के साथ में एक पीर घोड़ी और ली और भीलों ने जो भी अन्य घोड़े लूटे थे वो भी उनके डबल डबल घोड़े बोना जी को भीलों ने दिए और इस तरीके से वहां से अपना माल लेकर के भीलों को अधीन करके बोना जी वापिस राण के लिए रवाना होते हैं और राण के महल में आकर के राण के बाग में अपना डेरा लगा देते हैं और वहीं जो है अपनी बहन तारादे को बुला लेते हैं और तारादे से पूछते हैं कि बहन क्या मामला हुआ। तारादे सारे समाचार बता देती है कि इस तरीके से राणा ने पंडितों को जिमाने का न्योता दिया था और उस दिन जीमने का प्रोग्राम था। उस दिन ब्राह्मणों की एक पुत्री थी सौंप दे, जिसको और राणा को ढोल में बैठा करके ढोल में बंद करके और बादशाह ले गया और यहाँ यहाँ जितनी भी लूट का सामान था कई औरतों को उठा करके बादशाह ले गया। तो बोना जी कहते हैं कि मैं यहाँ चाचा नीमदे को छोड़ के गया था, कई सेना थी और सेना थी, उस सब ने क्या किया। तो तारादे कहते हैं कि वो सेना का तो 3 दिन बाद तक पता लगा है, कोई कहाँ गिरा हुआ मिला, कोई कहाँ मरा हुआ मिला। नीमदे चाचा 3-4 दिन के बाद ढूंढ डांड के निकाल के लेके आए हैं। सेना तो बादशाह की सेना के सामने कुछ नहीं कर पाई और राणा के पास कोई सेना नहीं थी, राणा बाग में पंडितों को जिमा रहा था। इस तरीके से बोना जी को सारे समाचार तारादे बता देती है। बोना जी कहते हैं मैं तो बढ़िया तरीके से राण को बस्ती छोड़ के गया था और राणा बड़ा राव है, इसके नाम का ढोल बजता है, फिर ये कैसे हो गया। ऐसे करके सारी बातें तारादे बता देती है और बोना जी कहते हैं कि बहन तारादे अब तो बिल्कुल रोए मत और किसी तरह की चिंता मत करे, मैं अभी लेकर के आता हूँ। जो बादशाह था वो समुद्र के पार रहता था। समुद्रों के पार जो टापू थे उनमें इनकी राजधानियां हुआ करती थी, तो समुद्र के अंदर से सेना को उस दूसरी साइड पहुंचाना मुश्किल होता था। तो कोई राजा इस तरीके से युद्ध करके बादशाहों पर कोई युद्ध करना चाहता तो वो युद्ध नहीं कर पाता था, उनको बहुत परेशानी होती थी। इसलिए बोना जी अपनी सेना को लेकर के पहुंच जाते हैं और बोना की सेना समुद्र के पानी को देख करके घबरा जाती है कि इस पानी में से कैसे बादशाह तक पहुंच पाएंगे। और बोना जी बालादेव जी को फिर याद करते हैं। बालादेव जी काला गोरा भैरू की सेना को भेजते हैं। काला गोरा भैरू की सेना पहुंच जाती है और बोना जी की सेना को समुद्र के किनारे पार उतार देती है और बोना जी से कहते हैं काला गोरा भैरू की आप कहो तो इस पानी को पत्थर बना दे और आप कहो तो इस पानी को पी करके
ये समुद्र को सुखा दें। इस तरीके से बौना जी कहते हैं कि आपकी जैसी इच्छा हमारी सेना इधर पार कराओ, और काला गोरा भैरव सेना को उधर पार करा देते हैं। इस तरीके से बौना जी की सेना काला गोरा भैरव ने समुद्र पार करवा दी, और समुद्र पार करके बौना जी की सेना के घोड़े दौड़ते हुए रूमी के राजा के महल में पहुंच जाते हैं, और रूमी के राजा के बेटे मुल्तानी को महल के बाहर ही मुल्तानी को और उसकी सेना को मार गिराते हैं, और बादशाह के महल पर कब्जा कर लेते हैं, और बादशाह को पकड़ लेते हैं बौना जी, और उसके ऊपर उसको गोडी के नीचे घुटने के नीचे दाब करके बैठ जाते हैं, और फिर पूछते हैं कि बादशाह तेरी हिम्मत कैसे होगी कि मैं तो भीलवाड़ा में युद्ध लड़ने गया था और तू पीछे से राणा को उठा करके लेकर के आ गया। तो बादशाह बात को घुमाने के लिए कूटनीतिक चाल चलता है कि बौना जी मैं तो राणा को इसलिए उठा के ले आया कि बगड़ावतों से युद्ध करते समय राणा ने बगड़ावतों के साथ बहुत धोखा किया था, इसलिए मैं राणा को उठा करके ले आया, मैं तो तेरे साथ हूँ। तो इस तरह बौना जी बादशाह से कहते हैं कि बादशाह तू मेरे साथ होता तो मेरे को भीलवाड़ा में पहले पत्र लिखता, मेरे से बातचीत करता, तूने मेरे साथ होता, तूने तो मेरे पीछे से जब मैं भीलवाड़ा युद्ध करने गया था तो मेरे पीछे से तूने राण के राजा को और सौंप दे, ब्राह्मण की कन्या को उठा के ले आया, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार बौना जी घुटने के नीचे दबा करके बादशाह से बातचीत करते हैं। इतनी देर में बादशाह की बेगम आ करके पल्ला बिछा करके बौना जी के ढोक देती हैं, और आंखों में आंसू भर करके बोलती है कि बौना जी हमारे लिए इसको माफ कर दीजिए, इसको हमने बहुत मना किया था कि राण के राजा की तुम मदद करते हो, राण के राजा तुम्हारी मदद करते हो, और तुम उसी राणा को उठा करके लिया है जो तुम्हारी मदद करता है। तो ये बादशाह कहता था कि इसके पीछे और कोई नहीं है, ये इसको ले आने के बाद में राण के राजा को लाने के बाद में राण पर मेरा कब्जा हो जाएगा, ये विचार करके ये गया था, और इस तरीके से ये लेकर के आ गया। बादशाह झूठ बोल रहा है, और बादशाह की जान बचाने के लिए बेगम बौना जी से बादशाह को माफ करा लेती हैं। उधर सेना ने राण के राजा को ढोल से निकाल करके और छुड़वा लेते हैं, और इस तरीके से फिर राण के राजा की बेगम से कहते हैं कि कुमारी सौंप दे जो ब्राह्मण की कन्या राणा के साथ लेकर के आया था, बादशाह उससे हमारी मुलाकात कराओ। तो बेगम सौंप दे को बौना जी से मिला देते हैं, और बौना जी उससे पूछते हैं कि सौंप दे अब बता तेरा क्या विचार है और तेरा क्या हाल चाल है। तो सौंप दे बौना जी से कहती हैं कि भाई इन्होंने मेरा कांका डोरा बांध दिया, मेरी इन्होंने शादी कर ली, और मेरे को इन्होंने मांस मदिरा खिला दिया, अब मैं वहाँ जाकर भी वापस क्या करूँगी, मेरे से वहाँ कौन शादी करेगा, इसलिए मैं तो अब बादशाह की बेगम ही हो गई, और आप मेरे ऊपर दया करते हुए इस बादशाह को मत मारो, इन्होंने मेरा दीन बिगाड़ दिया, अब मैं वापस आपके साथ नहीं जाऊंगी। इस तरीके से बादशाह से बौना जी कहते हैं बादशाह सौंप दे को अगर किसी तरह का दुख हुआ तो तेरे को जान से मार दूंगा, इस तरह धमका करके बादशाह को और बौना जी वहाँ से सौंप दे को दक्षिणा में कुछ मोहरें दे करके और कुछ और उसको दक्षिणा का सामान बहन को दान दे करके राणा जी के पास आ जाते हैं। राणा जी से पूछते हैं खांडे राव जी कि राणा जी जब मैं भीलवाड़ा गया था तो मैं सही सलामत छोड़ के गया था, ये क्या चक्कर पड़ गया, कैसे बादशाह आ गया, किसने सूचना दी, क्या हुआ, क्या षड्यंत्र था। तो राणा जी बताते हैं कि बैसाख का महीना था, 11 थी, और मैंने पंडितों को जिमाने का प्रोग्राम किया था, मैं महल से बाग में आ गया, मेरे साथ कोई ज़्यादा सेना नहीं थी, 900 ब्राह्मण जिम रहे थे। अचानक बादशाह ने हमला कर दिया और सौंप दे को और मेरे को बांध करके लेके आ गए, और मैं क्या करता। नीम दे पीछे से आया, उसको इसकी सेना ने मार भगाया, अब ये पता नहीं मर गया कि जिंदा है। इस तरीके से बौना जी और राणा आपस में बात करते हैं। रोने के बादशाह सारी सेना को अपनी जहाज़ों से उतारने के लिए तैयार हो जाता है, और जहाज़ों से बौना की सेना को समुद्र पार करवाता है। इस तरीके से बौना राणा को छुड़ा करके वापस राण में लेकर के आ जाते हैं। अब आगे मैं बताऊंगा कि बौना जी राजा रूप से किस तरीके से युद्ध करते हैं, और वहाँ जो उनका हाथी था उसको किस तरीके से छुड़ाते हैं।
जय श्री देव नारायण भगवान की।